गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसी को हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले दिन हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी को डील करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग होता है और सभी टर्मिनोलॉजी का अलग अलग चैप्टर्स में यूज होगा। इस चैप्टर के अलग अलग सब टॉपिक्स में भी यूज होगा। क्लियर है मेरी बात? तो पहला टर्मिनोलॉजी का जो पहला पॉइंट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड किसे डिफाइन कर रहा है? जेनेटिक्स वर्ड एक सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस को डील करता है। वेरिएशंस और इनहेरिटेंस किसकी होंगी? एक कैरेक्टर की होंगी। तो एक कैरेक्टर के वेरिएशंस और इनहेरिटेंस को डील करने वाला सब्जेक्ट क्या है? जेनेटिक्स। तो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, सब्जेक्ट दैट डील्स subject that deals with the inheritance as well as with the inheritance as well as subject that deals with the inheritance as well as variations of a character, variations of a character from parent to offspring. जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक कैरेक्टर के वेरिएशंस को और उस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को डील कर रहा है। यहां पर आपने दो अलग अलग वर्ड देखे। एक वर्ड है इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड है वेरिएशंस। हमें इन वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है बेटा? इनहेरिटेंस का मतलब है प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर pass on from parent to offsprings। तो इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या इसी को इस फॉर्म में भी कह सकता है ऑफ स्प्रिंग या
प्रोजेनी। क्लियर है बेटा? तो दो वर्ड हमने यहां देखे, वन इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस को डील कर रहा है। वेरिएशन क्या है? प्रोसेस बाय विच ए कैरेक्टर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। मैं ये कह सकता हूं कि ये पेरेंट और ये ऑफस्प्रिंग, एक कैरेक्टर यहां से यहां पर किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है उसी को बोल रहे हैं हम इनहेरिटेंस। क्लियर है बेटा? थर्ड जो पॉइंट है वो है वेरिएशन। अभी आपने देखा किसी भी कैरेक्टर का इस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने वाली जो प्रोसेस थी उसका नाम दिया इनहेरिटेंस। अब ये ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी नहीं है। इट मींस ये इसका क्लोन नहीं है, क्योंकि वेरिएशंस की बात की जा रही है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन या रिकॉम्बिनेंट जो जनरेशन हो रहा है, इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स का 100% आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा। इट मींस ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से कितना डिफर है, उस डिग्री को हम क्या बोल देते हैं? वेरिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन को कैसे डिफाइन करें? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी differ from their parents. Degree by which offspring or progeny differ from their parents. इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा? वेरिएशन। दोबारा देखिए, मैंने तीन टर्मिनोलॉजी यहां पर डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स, subject that deals with the inheritance as well as variation of a character from parent to offspring। यहां दो वर्ड नए मिले मुझे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मीनिंग है प्रोसेस बाय विच ए कैरेक्टर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और थर्ड है वेरिएशन, डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्लियर है सभी को? तो आपने फर्स्ट डेफिनेशन देखी जेनेटिक्स की, सेकंड इनहेरिटेंस की एंड थर्ड वेरिएशन की। अब एक चीज देखिए आप, यहां पर है प्रोसेस बाय विच ए कैरेक्टर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक टर्मिनोलॉजी और भी इससे रिलेटेड होती है। किसी भी कैरेक्टर का यहां से यहां पर जाने में प्रोसेस जो इन्वॉल्व हुआ है उसे तो हमने क्या बोल दिया? इनहेरिटेंस। और मैं ये कहूं कि कोई कैरेक्टर यहां से यहां जा भी तो रहा है, तो किसी कैरेक्टर का यहां से यहां जाना क्या होगा? हेरिडिटी। तो मैं कह सकता हूं कोई भी एक कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ है।
तो किसी भी कैरेक्टर का इस पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचना, दिस इज हेरेडिटी। समझ गए बेटा मेरी बात? तो 4 वर्ड हो गए। फन, वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग क्या हुआ? द डिग्री बाय विच प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। Inheritance, process by which a character passed on from their parent to offspring. और हेरेडिटी, किसी भी एक कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसफर ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज हेरेडिटी। यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर of a character from parent to offspring, इसी को क्या बोल रहे हैं हम? हेरिडिटी। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, यहां पर एक वर्ड आ रहा है ट्रू, दूसरा वर्ड है ब्रीड। इस ब्रीड को आप एनिमल हस्बेंड्री में यूज लेंगे बार बार। ब्रीड का मतलब हम कॉमन फॉर्म में यदि ये बोले, ब्रीड का मतलब होता है एक नस्ल। ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल। ब्रीड का मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉपुलेशन में एक स्पीसीज है और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर जो है वो क्या है? ब्रीड है। यहां पर ब्रीड का मीनिंग क्या है? यहां पर ब्रीड का मतलब है ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट ट्रू ब्रीडिंग line is one that, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मीनिंग क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, हैविंग अंडरगोन self pollination, true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows that stable trait inheritance, shows that inheritance from generation to generation. दोबारा समझे क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance from generation to generation, मैं कह सकता हूं अप टू सेवरल जनरेशन। इसका मतलब यदि आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन करनी है तो आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस करवानी पड़ेगी। सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है? मैं आपको ये कहूं कि आपके पास कैपिटल टी है
तो आप कैपिटल टी से ही कंबाइन करवाएंगे तो आपके पास में ट्रू ब्रीड ये ऑब्टेन होगी। आपके पास स्मॉल टी है तो स्मॉल टी से कंबाइन करवाएंगे तो आपके पास ट्रू ब्रीड क्या होगी, स्मॉल टी। लेकिन यदि आपके पास ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है तो यदि आप इसको इससे कंबाइन करवाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये ट्रू ब्रीड नहीं है। तो ये क्या बना, ये बनेगा हाइब्रिड। ये क्या बनेंगे, ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड। ये भी क्या बनेगा, ट्रू। इट मींस ट्रू ब्रीडिंग लाइन इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी। ये भी होमोजाइगस है और ये भी ट्रू ब्रीड जो है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर। बट ये ट्रू ब्रीड नहीं है, दिस इज ए हाइब्रिड। क्लियर है मेरी बात? क्या क्या बातें की हमने अभी तक? जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस को डील कर रहा है। इनहेरिटेंस क्या है, एक कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होने वाली प्रोसेस। वेरिएशन क्या है, जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है, तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। हेरेडिटी ट्रांसफर ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। किसी कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, ये क्या है, हेरेडिटी। तो जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, heredity and true breeding line. True breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows that stable trait of inheritance from generation to generation. ये इससे combine किया ये बनाएगा, ये इससे combine किया ये बनाएगा। These are the true breeds. But ये इससे combine करे ये बनाए, this is not true breed. This is hybrid. इसका मतलब मैं कह सकता हूं ट्रू ब्रीड में यदि गैमिट्स का टाइप पूछा जाए तो यहां पर यदि गैमिट फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनाएगा, यहां से यदि हम गैमिट बनाए तो क्या बनाएगा, ओनली टी। यहां से गैमिट बनाएगा तो क्या बनाएगा, ओनली। इट मींस ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट विच प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट। लेकिन यहां से देखो, यहां से कौन कौन से गैमिट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां एक ही टाइप का नहीं बन रहा है, यहां दो टाइप के बन रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ही टाइप का। यदि एक ही टाइप का गैमिट बनेगा इट मींस वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चले, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एलील। बेटा जी अभी हम जो ये बातें कर रहे हैं ये सभी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि किस टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हम इस सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स में यूज लेंगे। आपसे कह दिया जाए एक ट्रू ब्रीड को दूसरी ट्रू ब्रीड से क्रॉस करवाना है, तो जब तक आपको ट्रू ब्रीड के बारे में नहीं पता है तो क्रॉस कैसे कराएंगे। मैंने कहा इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का मतलब आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा वेरिएशन, इसका मतलब आपको प्रोजेनी देखना ही पड़ेगा। मैंने कहा जेनेटिक्स, तो आपको इनहेरिटेंस, वेरिएशंस और हेरिडिटी इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एलील। एलील का मीनिंग क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म क्यों बोला,
हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि ये एक जीन है, और जीन क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का क्या है? एक फ्रेगमेंट। डीएनए का फ्रेगमेंट है तो मैं कह सकता हूं ये पार्ट। इस डीएनए का फ्रेगमेंट से यदि डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, डीएनए के फ्रेगमेंट से यदि रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए फॉर्मेशन होगा, और ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस किया जाएगा कि एक डीएनए से रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए फ्रेगमेंट ही बनेगा, एक डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए फ्रेगमेंट बना, और एक डीएनए से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास में एक डीएनए, ये हमारे पास एमआरएनए, और ये हमारे पास, तो डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और इसी को बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन होना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा है ये, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप। मैं क्या कर रहा हूं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। इसका मतलब एक डीएनए फ्रेगमेंट था, इस डीएनए फ्रेगमेंट के दो तरीके से एक्सप्रेशन आए। एक एक्सप्रेशन ऐसा है कि इस डीएनए से एमआरएनए भी बना, एमआरएनए से फंक्शनल प्रोटीन भी बना, और आपको पता है ये फंक्शनल प्रोटीन ही क्या बनाएगा आगे चल के? एंजाइमेटिक पार्ट बनाएगा। इसी प्रोटीनियस पार्ट से क्या बनेंगे? हार्मोनल पार्ट भी बनेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इस डीएनए से जो ये प्रोटीनियस पार्ट बना, इसका कन्वर्जन एंजाइम में या हार्मोन में कन्वर्जन हुआ तो एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव तरीके से आएगा या एक्सप्रेशन नहीं आएगा। पॉजिटिव तरीके से आएगा इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन दिखेगा, और नहीं आएगा तो उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहेगा। एक्सप्रेशन दो तरीके से आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट था, ये डीएनए फ्रेगमेंट कहां से निकाला आपने? फोर्थ क्रोमोसोम से निकाला। कौन से क्रोमोसोम से निकाल रहे हैं? फोर्थ। और इस फोर्थ पर प्लांट स्टेम हाइट लगी हुई है। मींस इस फोर्थ क्रोमोसोम पर जो डीएनए फ्रेगमेंट आपने निकाला उसमें प्लांट स्टेम हाइट को रिप्रेजेंट करने वाली जीन, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन का एक्सप्रेशन हार्मोनल कंडीशन में यदि देखा जाए तो एक ऐसा हार्मोन बनाया जो उसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया। तो उसका एक्सप्रेशन कैसा आया? टॉल। और दूसरे में हार्मोनल एक्सप्रेशन नहीं आ पाया तो मैं कह सकता हूं इसकी हाइट क्या होगी? इसके कंपैरेटिवली नॉर्मल, जिसे हम बोल रहे हैं ड्वार्फ। टॉल को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, तो मैं कह सकता हूं ये एक जीन है, उसका एक्सप्रेशन या तो इस फॉर्म में आया या इस फॉर्म में, तो मैं कह सकता हूं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। या अभी आप क्या देख रहे हैं यहां पर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
इसीलिए इसी को दूसरी फॉर्म में भी कह देते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन कौन सी होगी? या तो टॉल या ड्वार्फ की फॉर्म। क्लियर है मेरी बात यहां तक? या फिर ऐसे कह सकते हैं, ए जीन विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गई। मैं कह सकता हूं कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जो है एलील, उसी को किस तरीके से, जीन विच कोड फॉर ए पेयर, जीन विच कोड फॉर ए पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ही तो है, वन इज टॉल अनदर वन इज। जीन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आया सभी को? दोबारा देखें कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एलील क्या है? एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन या मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन, या जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अल्टरनेटिव फॉर्म, टॉल और ड्वार्फ। हमने इसके लिए क्या किया, एक डीएनए का फ्रेगमेंट लिया। डीएनए कहां से निकालेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम है, तो हमने एक क्रोमोसोम सेलेक्ट कर लिया। कौन सा क्रोमोसोम? फोर्थ क्रोमोसोम। और ये फोर्थ क्रोमोसोम किसका ले रहे हैं? ये हमने ले लिया पाइसम सेटाइवम का। पाइसम जिसे हम बोल रहे हैं मटर या पी, उसके फोर्थ क्रोमोसोम से डीएनए का जो फ्रेगमेंट लिया, उसके ऊपर प्लांट स्टेम हाइट की जीन है। हमने इस डीएनए का क्या करवाया? यहां पर ये डीएनए, इस डीएनए का हमने क्या करवाया? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन कराएंगे तो डीएनए से डीएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे तो एमआरएनए बनेगा, और ट्रांसलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ऐसे केस में जो ये प्रोटीन बना, ये फंक्शनल एक्सप्रेशन दे रहा है, तो एक्सप्रेशन आया टॉलनेस की फॉर्म में, और एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है तो किस फॉर्म में आ रहा है? ड्वार्फ की फॉर्म में। तो मैं कह सकता हूं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, या मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, या जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ऑल द थ्री डेफिनेशन डिफाइनिंग एलील। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट है बेटा होमोजाइगस। होमोजाइगस, अभी आपने एलील की डेफिनेशन देखी। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। होमोजाइगस क्या है? जो आपने अल्टरनेटिव फॉर्म देखी, उनमें से एक जैसे एक साथ में आ जाए। एक जैसे एक साथ में, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कैपिटल टी एक एक्सप्रेशन देखा और स्मॉल टी दूसरा एक्सप्रेशन देखा, इसी के जैसा इसके साथ में आ जाए और इसके जैसा इसके साथ में आ जाए, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मतलब आइडेंटिकल जो है वो एक साथ में आ जाए। तो मैं कह सकता हूं टू एलील्स ऑफ ए जीन आर आइडेंटिकल। टू
alleles of a gene आइडेंटिकल टू एलील। क्या पता ये हमारे पास एक जीन है, इसका एक्सप्रेशन इसी तरीके से हुआ कि यहां पर भी कैपिटल टी आया, यहां पर भी कैपिटल टी। क्या पता ये जीन है, इसका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आया, स्मॉल टी। तो हम कह सकते हैं जीन की ये जो फॉर्म है ये भी आइडेंटिकल हो गई, ये जो फॉर्म है ये भी आइडेंटिकल हो गई। इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस कंडीशन के यदि गैमेट्स आप देखेंगे तो यहां पर भी एक ही टाइप के गैमेट होंगे। नेक्स्ट, दूसरी डेफिनेशन इसी से रिलेटेड, हेटेरोजाइगस an individual having two different forms of a gene, an individual having two different forms of a gene। मैं कह सकता हूं an individual having two different forms of a gene, या इसी को two different forms of alleles। एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म क्या होंगी? एलील। तो an individual having two different forms of alleles और इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। तो मैं कह सकता हूं यहां पर टू डिफरेंट फॉर्म क्या होंगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये यदि दोनों एक साथ में हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? हेटेरोजाइगस। तो एक जीन थी और इस जीन की दो डिफरेंट फॉर्म क्या होंगी? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन दोनों को हमने एक साथ में रख दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट। लेकिन याद रहे होमोजाइगस में टाइप्स ऑफ गैमेट एक ही टाइप का बनेगा, लेकिन हेटेरोजाइगस में यहां पर टाइप्स ऑफ गैमेट दो टाइप के। क्लियर है मेरी बात यहां तक? समझ में आ गया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस? नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे जीनोटाइप से। हम पेयर की फॉर्म में देख रहे हैं हर चीज। अभी हमने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस देखा, पहले हमने हेरेडिटी और वेरिएशंस या हेरेडिटी और इनहेरिटेंस देखा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन और एलील देखा। अब यहां पर देख रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस है। फिनोटाइप का मीनिंग है ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। इट इज ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस का मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट को आपने क्या बोला? बाहर से देखने पर मॉर्फोलॉजिकल मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस। बाहर से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा? स्टेम की हाइट या तो लंबी है या
बोनी है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, टॉल और ड्वार्फ। तो मैं कह सकता हूं बाहर से देखने पर हमें ये दिखाई दिया टॉल ड्वार्फ। तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इज फिनोटाइप एंड जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए कैरेक्टर इज जीनोटाइप। तो मैं कह सकता हूं इट इज जेनेटिक कंप्लीमेंट और कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर इज जीनोटाइप। देखिए बेटा क्या है, इट इज जेनेटिक कंप्लीमेंट और कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर इज जीनोटाइप। तो मैं कह सकता हूं यहां पर स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ। अब हम क्या कहें, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट अभी आपने देखा क्या हो सकता है, टॉल, और क्या हो सकता है, ड्वार्फ। जैसे ही ड्वार्फ बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये आ गया कि स्मॉल टी रहा होगा। बट जैसे टॉल बोलेंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें चल रही है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है, क्या पता। तो दिस इज ए जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर, दिस इज ए जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर। तो यहां पर ये जो टॉल और ड्वार्फ है ये मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है। ये तो क्या हो गया, स्टेम हाइट के लिए फिनोटाइप, और यहां पर ये जो है ये स्टेम हाइट के लिए क्या हो गया, जीनोटाइप। वन इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड अनदर वन इज जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर तो वही है, स्टेम हाइट। यहां पर हम टॉल और ड्वार्फ बोलेंगे, दिस इज ए फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, और यहां पर बोलेंगे कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डोमिनेंट एलील मीन्स influence the appearance of the phenotype influence the appearance of phenotype, influence the appearance of phenotype even in the presence of alternative allele। Alternative allele, clear? Influence the appearance of phenotype even in the presence of alternative allele। यहां पर देखिए रिसेसिव एलील में
influence the appearance of phenotype in the presence of only presence of आइडेंटिकल, ध्यान से समझे बेटा इसको, डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन है इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव एलील। और रिसेसिव एलील की डेफिनेशन है influences the appearance of the phenotype only in the presence of another identical allele। कहीं पर भी हम डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि किसको डिफाइन कर रहा है, इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप। इसका मतलब हमें फिनोटाइप बनाना है। फिनोटाइप आपको पता है, यहां पर क्या है, इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील। तो यहां पर भी हमें क्या बनाना है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं स्टेम हाइट, इसके फिनोटाइप क्या है, टॉल, ड्वार्फ। यहां पर भी मान लेते हैं स्टेम हाइट, इसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, टॉल या ड्वार्फ। तो इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप तो आ गया, टॉल या ड्वार्फ आया, यहां पर भी टॉल या ड्वार्फ। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव एलील, इसका मतलब यदि ये टी है तो इसके साथ कैपिटल टी आए तो भी उसका एक्सप्रेशन आएगा, और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आए कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आए तो भी उसका एक्सप्रेशन आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट एलील क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आए या कैपिटल टी के साथ इवन स्मॉल टी आए तो मैं कह सकता हूं इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप। ये कैपिटल टी था, डोमिनेंट एलील है, इसके साथ ये आए तो भी क्या बनाएगा, टॉल, और इसके साथ ये आए तो भी क्या बनाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो सेम ही आएगा। अब यहां पर देखते हैं इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप। रिसेसिव एलील क्या है, यहां डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है, रिसेसिव एलील है स्मॉल टी। यदि इसको सिमिलर के साथ एक्सप्रेस करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या बनाएगा, ड्वार्फ। लेकिन जैसे इसको स्मॉल टी को यदि कैपिटल टी के साथ में रख दोगे आप तो ये क्या बनाना शुरू कर देगा, इसका मतलब एक्सप्रेशन आइडेंटिकल कंडीशन में ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल। स्मॉल टी के साथ ही एक्सप्रेस करेगी तभी ड्वार्फ आएगा। यहां पर भी स्मॉल टी के साथ एक्सप्रेशन करेगा तब ड्वार्फ है। तो देखो ये दोनों आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल में एक्सप्रेशन ड्वार्फ जैसा आ रहा है, इट मींस ये स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, तो कैपिटल टी क्या है, तो यहां पर जो ये वर्ड है ना कैपिटल टी, दिस इज ए डोमिनेंट एलील, और यहां पर जो स्मॉल टी है ना ये है रिसेसिव एलील, और ये क्या है, फिनोटाइप, और ये क्या है, जीनोटाइप। तो आपसे कहा जाए टोल क्या होगा तो अब आप क्या सोचेंगे, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात बेटा यार।
तो डोमिनेंट एलील इज कैपिटल टी एंड रिसेसिव एलील इज स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का एक्सप्रेशन स्मॉल टी के साथ आएगा तभी आएगा, लेकिन कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ भी आ सकता है, कैपिटल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म जो है स्मॉल टी उसके साथ भी एक्सप्रेशन आ सकता है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, और किसी भी रिजल्ट को यदि हमें एनालिसिस करना है तो उस रिजल्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है पनेट स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ग्राफिकल to calculate the probability. Graphical representation to calculate the probability. तो probability किसकी चेक कर रहे हैं? To all the offspring which are obtained by a genetic cross. All the offsprings which are obtained by single cross graphical representation to calculate the probability। प्रोबेबिलिटी को कैसे हम कैलकुलेट करें? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा कि आपके पास एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन है कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको क्रॉस करवाया जाए तो हमने क्या किया, एक ये लिया है एक ये लिया है, तो ये क्या हो गई पेरेंट, ये पेरेंट ये पेरेंट, ये पेरेंट कौन सा गैमेट बनाएगा? कैपिटल टी। ये गैमेट कौन सा गैमेट बनाएगा? स्मॉल टी। इन दोनों को क्रॉस करवा दो, क्या मिलेगा हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को इसी से क्रॉस करवा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो अब जो बनेंगे हमारे पास वो क्या क्या बन रहे हैं? कैपिटल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, स्मॉल टी। ये जनरेशन यदि पेरेंट है तो नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी? F1। नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी? F2। F वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है फीलियल, फीलियल 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीलियल। तो हम जो ये रिजल्ट आ रहा है तो मैं कह सकता हूं दीज आर द ऑफस्प्रिंग, दीज आर द प्रोजेनी
विच ऑब्टेन्ड बाय ए सिंगल क्रॉस, एक क्रॉस करवाया और हमें ये सभी ऑफस्प्रिंग मिली, ऑल द ऑफस्प्रिंग। इनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे दिया जाए, वो ऐसे देते हैं। हम एक स्क्वायर बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर। पनेट क्यों नाम दिया, रेजिनेल्ड सी पनेट साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि एक स्क्वायर बनाओ और उस स्क्वायर में स्क्वायर ही दिखने चाहिए। स्क्वायर बना दिया और सभी स्क्वायर। इस कॉर्नर पर एक लाइन ड्रॉ की, ये एक साइड में मेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक साइड में फीमेल को। तो आप बताएं, इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसके पेरेंट कौन हुए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको एक को मान लेते हैं हम फीमेल, एक को मान लेते हैं, मान लो ये फीमेल है और ये मेल है। इससे कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर लिख दो कैपिटल टी। क्लियर। जैसे ही इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, क्या आएगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, टॉल। स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ। तो होमोजाइगस कंडीशन ये बन गई, होमोजाइगस कंडीशन ये, हेट्रोजाइगस कंडीशन ये बन गई। तो अब आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा है कि आपने जो क्रॉस करवाया उस क्रॉस में होमोजाइगस कंडीशन कितनी बनी। होमोजाइगस कंडीशन बनी 50%। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बनी, हेट्रोजाइगस में 50%। होमोजाइगस में कौन कौन से आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस में कौन सी बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये हेटेरोजाइगस है बट डोमिनेंट। तो हमने कैलकुलेट कर ली, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो किसी भी ऑफस्प्रिंग्स, कोई भी ऑफस्प्रिंग्स जो बनेंगी एक सिंगल क्रॉस में, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्क्वायर बोर्ड बना रहे हैं, जो हम चेकर बोर्ड बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। समझ में आ गया पनेट स्क्वायर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ध्यान से समझो बेटा, इसको जगह जगह पर इसका यूज किया जाएगा कि टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड होमोजाइगस
रिसेसिव इंडिविजुअल। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड। अभी आपको यह भी पता लग गया कि हाइब्रिड क्या है, और आपको यह भी पता लग गया होमोजाइगस रिसेसिव क्या है। तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। हाइब्रिड भी पता लग गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करवा सकते हैं इजी वे से। इसी को क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो हमारे पास क्या मिला? हाइब्रिड क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी हमने देखा क्रॉस करवाना हमें आ गया। हमने यहां पर जो क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इससे गैमेट कौन से बनेंगे, क्योंकि क्रॉस तभी करवा पाएंगे जब आपको गैमेट निकालने की जानकारी हो। तो यहां से स्मॉल टी, और आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में एक ही टाइप का गैमेट बनता है। यहां से कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से कितने टाइप के बने? 2। यहां से कितना टाइप का बना? 1। तो अब आपको यह भी पता है कि चेकर बोर्ड क्या है या पनेट स्क्वायर क्या है। तो हम इस टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट को पनेट स्क्वायर में रखकर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे और उसके रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे कि उसके रिजल्ट में क्या क्या है। तो देखिए उसमें क्या है। यहां से हमने ये ऑब्टेन किया और यहां से हमने ये ऑब्टेन किया। इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे और इसको इससे क्रॉस करवाएंगे। एक तरीका तो ये है ऐसे क्रॉस कराओ, और दूसरा तरीका मैंने अभी बताया, पनेट स्क्वायर में रख दो सीधा। इसको मान लेते हम कोई भी मेल और इसको मान लेते हम फीमेल। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक पनेट स्क्वायर बना दिया। एक साइड में मेल को और एक साइड में फीमेल को ले लेते हैं। यहां पर जो फीमेल को लिया है तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि आप इसको मेल ले रहे हैं और इसको फीमेल, तो यहां से कौन कौन से गैमेट बनेंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। और मेल से कौन कौन से बने? कैपिटल टी। यदि ये इससे कंबाइन किया जाए तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? स्मॉल टी। ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? अभी आपने एक चीज देखी, इससे पहले जो हमने क्रॉस करवाया उसमें होमोजाइगस कैपिटल टी लिया था और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी लिया था, तब हमने रिजल्ट को एनालिसिस किया था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी लिए और स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी लिया ही नहीं है, तो रिजल्ट में हमें कैपिटल टी नहीं मिलेगा। देख सकते हो आप। तो क्या मिला? इसको एनालिसिस करते हैं। इसको एनालिसिस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे मिले और ऐसे मिले। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें 50% कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और 50% स्मॉल टी मिला। इसको क्या बोलेंगे? टॉल। इनको क्या बोलेंगे? ड्वार्फ। तो आपसे ये कहा जाए कि रिजल्ट में ये क्या है? जीनोटाइप। तो रिजल्ट में फिनोटाइप भी निकालें। फिनोटाइप में क्या मिलेगा? 50% टॉल और 50% ड्वार्फ।
मीन्स यहां पर टॉल और ड्वार्फ। तो हम ये कह सकते हैं टॉल और ड्वार्फ का ये फिनोटाइप मिला है, तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो निकाल लेते हैं 50 से 50%। तो मैं कह सकता हूं रेशियो क्या आएगा 1:1। इसी तरीके से ये जो जीनोटाइप है इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, 50 से 50 कैंसिल, क्या आएगा, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1। बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि जो मैंने टेस्ट क्रॉस कराया उस टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट मेरे पास जो आया, तो मैं कह सकता हूं टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो जो है वो बराबर होता है फिनोटिपिक रेशियो के। तो जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच क्रॉस यू ऑब्टेन जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल, और जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा 1:1। समझ में आया सभी को? मीन्स जब भी आप टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा एक बात याद रहे कि आपको क्रॉस किस में कराना है, हाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव। थोड़ी देर के लिए हम दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से नहीं लिया, हमने ले लिया वाई कैरेक्टर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस किससे कराएंगे बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल। तो ये तो क्या बन गया होमोजाइगस रिसेसिव, और ये क्या बन गया हाइब्रिड। तो ये सभी क्या होंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे 1:1 के फॉर्म में आएंगे। दूसरी फॉर्म में ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया हाइब्रिड, ये क्या होगा होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू, तो ये क्या हो गया, ये सभी क्या है हाइब्रिड, और ये सभी क्या है होमोजाइगस रिसेसिव। इन सभी का रिजल्ट अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ये दोनों इक्वल होंगे और 1:1 के फॉर्म में आएंगे। इसी तरीके से वो आपसे दूसरे तरीके से और भी कुछ वर्ड दे सकता है। यहां पर वो कह सकता है आप ये बताएं कैपिटल एस स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस, कैपिटल पी स्मॉल पी इंटू स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू स्मॉल सी स्मॉल सी। इन सब के रिजल्ट आंख बंद करके लिख सकते हो कि एक सिंगल क्रॉस में यहां पर फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल ही आएगा। समझ गए? और कहीं पर भी टेस्ट क्रॉस की बात करें तो इसका मतलब टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या है, हाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है। समझ में आया बेटा? मैं अपनी बात को एक बार समराइज कर देता हूं। जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप अपनी कॉपी में एक बार चेक भी करते रहें। सबसे पहले आते ही मैंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया, सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद मैंने दूसरा वर्ड डिफाइन किया इनहेरिटेंस, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तीसरा पॉइंट डिफाइन किया मैंने वेरिएशन, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। फिर मैंने डिफाइन किया ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन shows the stable trait of inheritance from generation to generation.
फिर मैंने डिफाइन किया एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन या जीन विच कोड फॉर ए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। फिर डिफाइन किया होमोजाइगस, टू एलील ऑफ ए जीन आर आइडेंटिकल। फिर डिफाइन किया हेट्रोजाइगस, एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील्स। फिर डिफाइन किया जीनोटाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कंपोजिशन और जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ ए कैरेक्टर। फिनोटाइप, it is a observable morphological appearance. Then dominant allele influence the appearance of the phenotype only in the presence of another alternative allele. Recessive allele influence the appearance of the phenotype only in the presence of identical allele. Then Punnett square, graphical representation to calculate the probability of all the offspring obtained by a single cross. Then finally मैंने डिफाइन भी किया है और टेस्ट क्रॉस को ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव। इसी टेस्ट क्रॉस में मैंने आपको यह भी बताया कि जब भी आप जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल आएगा। फर्स्ट डिफाइन किया बेटा मैंने जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बाद में वेरिएशन, हेरिडिटी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर के बाद में टेस्ट क्रॉस। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इन सभी वर्ड्स को आप बार बार देखें कि सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब तक हमें इन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन होगी, इन वर्ड्स का नॉलेज होगा, तब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन सभी प्रकार के बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो आपसे नहीं बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।